वेलकम बैक एवरीवन। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 146 है और इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तुगलक वंश। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो हम कवर कर रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का समय 1206 से 1526। उसके 5 वंशों को कवर कर रहे हैं, उसमें 2 अपन कवर हो गए। ठीक है, गुलाम वंश या मामलुक वंश कवर हो गया है और खिलजी वंश कवर हो गया। इसमें 100 क्वेश्चन, इसमें 50 क्वेश्चन। तुगलक वंश में भी 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 2 वंश और बचेंगे, सैयद वंश और लोधी वंश। ठीक है, किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज, यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक। चलिए, तो 50 प्रश्न है, इसमें अलग अलग हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया है मैंने इसको। ठीक है, तुगलक वंश है, तुगलक डायनेस्टी। तो कुछ प्रश्न जो स्टार्टिंग में मिलेंगे 1 से लेकर 10 तक या 6 तक, 8 तक, 7 तक, तुगलक वंश की स्थापना से संबंधित और गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का समय है 1320 से 1325। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, तुगलक वंश के संदर्भ में सही कथन है। तुगलक वंश के संस्थापक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। उसने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह को परास्त कर दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश का संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक। करेक्ट हो गया पहला स्टेटमेंट। और गाजी मलिक ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह को परास्त करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। दोनों के दोनों करेक्ट हैं ये। तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो गयासुद्दीन तुगलक, उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक। उसने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो शाह को परास्त करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी और 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन सुल्तान बना? गयासुद्दीन तुगलक खुद ही गाजी मलिक है, तो एलिमिनेट कर दीजिए। गयासुद्दीन तुगलक के बाद सुल्तान बनेगा उसका पुत्र जूना खां। जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। देखिए गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र जूना खां सुल्तान बना, जिसे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। वह वर्ष 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने 1351 तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वंश के निम्नलिखित शासकों को उनके शासन करने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो सबसे पहले कौन आएगा और सबसे बाद में कौन आएगा? देखिए, सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक ही आएगा। तुगलक वंश का संस्थापक जहाँ जहाँ नहीं है उसको हटा दीजिए। तो आंसर ए, सी या डी में से हो सकता है। गयासुद्दीन तुगलक यहाँ पर भी, गयासुद्दीन तुगलक सी में भी, गयासुद्दीन तुगलक डी में भी। उसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक और अंत में गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ठीक है, क्रम कुछ इस प्रकार से रहेगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, वास्तविक नाम गाजी मलिक। ठीक है, 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक को परास्त करके दिल्ली में तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसने 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया था। आगे की कहानी, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उसका पुत्र जूना खां, जिसे इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है, 1325 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने 1351 तक शासन किया। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई आएगा जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, दिल्ली का सुल्तान बना। वो 1351 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 1388 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन चलाया उसने। इसके बाद 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पौत्र गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपनाई गई रस्म मियान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था?
गयासुद्दीन तुगलक द्वारा अपनाई गई रस्म म्यान नीति का मुख्य उद्देश्य था अलाउद्दीन खिलजी के कठोर राजस्व सुधारों और जलालुद्दीन की अत्यधिक उदारता के बीच का मध्यम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने राजस्व प्रशासन में रस्म म्यान यानी मध्यम मार्ग की नीति अपनाई। उसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बढ़ाए गए भूमि कर को कम कर दिया तथा मुकदमों और खूत यानी स्थानीय जमींदारों के पुराने विशेषाधिकारों को आंशिक रूप से बहाल कर दिया ताकि कृषि व्यवस्था बिना असंतोष के सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 में से कोई गलत होगा। गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? चलिए एक ही फ्रेम में डालते हैं सबको और पहला पढ़ते हैं हम। गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने कुल 29 बार आक्रमण किया था। दूसरा है, दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए पहली बार नहरों और कुओं का निर्माण करवाने की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। और तीसरा है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल विजय से लौटते समय दिल्ली के पास अफगानपुर नामक स्थान पर लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। और चौथा है, गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए उसके पुत्र फिरोज शाह तुगलक ने अफगानपुर नामक गांव में एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया था। ये महल ही ढह गया था जिसमें दबकर मर गया गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन ये जो महल है वो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र ने बनवाया था, तो उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक थोड़ी था, मोहम्मद बिन तुगलक था। तो डी यहाँ पर इनकरेक्ट है, डी है इसका आंसर। देखिए डी सही नहीं है इसमें। अमीर खुसरो के ग्रंथों और शिलालेखों के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक यानी गाजी मलिक ने मंगोलों के विरुद्ध 29 युद्ध लड़े थे और उन्हें हर बार पराजित किया। इसी कारण उसे गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला और मलिक एक गाजी कहा गया। देखिए, यद्यपि फिरोज शाह तुगलक को नहरों के सबसे बड़े जाल के लिए जाना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत में सिंचाई के लिए पहली बार नहरों और कुओं का निर्माण करवाने की शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसने अकाल की स्थिति से निपटने के लिए किसानों को ये राहत दी थी। गयासुद्दीन तुगलक के स्वागत के लिए उसके पुत्र जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक ना कि फिरोज शाह तुगलक, चौथा स्टेटमेंट याद करो, इसने जो है दिल्ली से कुछ मील दूर अफगानपुर नामक गांव में एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया था। हाथियों के परेड के दौरान वह महल ढह गया, ठीक है, जिससे दबकर सुल्तान और उसके छोटे पुत्र की मृत्यु हो गई। इब्ने बतूता का कहना है कि ये जो है षड्यंत्र था उसके पुत्र का, जूना खां का, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक का षड्यंत्र था ये, कि इस तरह से लकड़ी के महल में अपने बाप को मार देना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सूफी संत, उनका नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया के साथ किस तुगलक शासक के संबंध बेहद कटु थे, जिसके कारण संत ने हुनूज दिल्ली दूरस्थ यानी अभी दिल्ली दूर है कहा था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या नसीरुद्दीन महमूद? क्या है इसका आंसर? जो पहला हेडिंग चल रहा है वही आंसर होगा इसका, ठीक है, यानी गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, खुसरो खान ने निजामुद्दीन औलिया को बड़ी मात्रा में धन यानी टंका दान दिया था। जब गयासुद्दीन राजा बना तो उसने वह धन वापस मांगा, जिसे औलिया ने, निजामुद्दीन औलिया ने देने से मना कर दिया क्योंकि वह उसे गरीबों में बांट चुके थे। जब सुल्तान बंगाल अभियान से लौट रहा था तब उसने औलिया को दिल्ली छोड़ने का आदेश दिया, जिसके जवाब में औलिया ने उक्त कथन कहा था, ठीक है, अभी दिल्ली दूर है। चलिए अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, और जो हेडिंग बनती है वो है नेक्स्ट सुल्तान यानी मोहम्मद बिन तुगलक। ये समय है इसका 1325 से 1351। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में किस विदेशी यात्री ने दिल्ली की यात्रा की और उसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? कौन था वो? मार्को पोलो, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या निकोलो कोंटी? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में जिस विदेशी यात्री ने दिल्ली की यात्रा की थी और मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था वो था इब्न बतूता।
मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। सुल्तान उसकी विद्वता यानी मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का मुख्य काजी नियुक्त किया। बाद में 1342 में सुल्तान ने उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। उसने अपनी पुस्तक रेहला में तुगलक काल का विस्तृत विवरण किया है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि यानी टैक्स हाइक करने की योजना क्यों पूरी तरह असफल रही? इसलिए असफल रही क्योंकि कर वृद्धि के ठीक बाद वहाँ भयानक अकाल पड़ा और प्लेग की महामारी फैल गई। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। देखिए, सुल्तान ने गंगा यमुना दोआब के उपजाऊ क्षेत्र में भूमि कर बढ़ाकर 50% कर दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसी वर्ष वहाँ भयंकर अकाल पड़ा। सुल्तान के अधिकारियों ने अकाल के बावजूद जबरन कर वसूलने की कोशिश की, जिससे किसानों ने खेती छोड़ दी और विद्रोह पर उतर आए। बाद में सुल्तान को सहायता शिविर यानी स्वर्ग द्वारी खोलने पड़े। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास और किसानों को ऋण देने के लिए किस नए विभाग की स्थापना की थी? यह था दीवान कोही या दीवान अमीर कोही। बी है इसका आंसर। दोआब के अकाल के बाद कृषि व्यवस्था को सुधारने के लिए सुल्तान ने दीवान अमीर कोही नामक विभाग बनाया। ठीक है, इसके तहत किसानों को बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। ठीक है, या ऋण प्रदान किया जाता था। ऋण यानी सौंदर्य या तकावी। हालांकि भ्रष्टाचार के कारण यह योजना विफल रही। दीवान अमीर कोही। अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1327 में अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी स्थानांतरित की और उसका नाम क्या रखा? दौलताबाद रखा। बी है इसका आंसर। देखिए, साम्राज्य के केंद्र में स्थित होने और दक्षिण भारत पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को देवगिरी स्थानांतरित किया। इसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। उसने दिल्ली की पूरी आबादी को वहां जाने का आदेश दिया, जिससे लोगों को अत्यधिक कष्ट हुआ, और बाद में उसने पुनः राजधानी दिल्ली बदलने का निर्णय लिया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक की सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी योजना के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 3 यहाँ पर गलत होंगे, केवल एक ही सही होगा, उसी को ढूंढना है। पहला पढ़ते हैं, उसने सोने के सिक्कों को पूरी तरह से बंद कर दिया। दूसरा पढ़ते हैं, चांदी के टंका के स्थान पर तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के सिक्के के बराबर था। तीसरा है, ये सिक्के केवल अरब व्यापारियों के लिए थे। चौथा है, मुद्रा निर्माण पर शाही टकसाल का कड़ा नियंत्रण था। मुद्रा निर्माण पर अगर शाही टकसाल का कड़ा नियंत्रण होता तो इसकी ये योजना सफल हो जाती, विफल नहीं होती। विफल हो गई थी क्योंकि डुप्लीकेसी हो गई थी। घर में ही लोगों ने जो है सिक्के ढालने शुरू कर दिए थे। दूसरा वाला सही है केवल। ठीक है, चांदी के टके के स्थान पर इसने क्या किया? तांबे और कांसे के सिक्के चलाए, जिनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर था। देखिए, भारतीय इतिहास में सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी चलाने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक है। चांदी की वैश्विक कमी को देखते हुए इसने क्या किया? तांबे और कांसे के सांकेतिक सिक्के चलाए, किंतु सुल्तान टकसाल पर राज्य के एकाधिकार या कोई विशेषाधिकार सुरक्षा चिन्ह स्थापित नहीं कर सका, जिसके कारण लोगों ने क्या किया? अपने घरों में ही जाली सिक्के ढालने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था ठप हो गई और सुल्तान को यह योजना वापस लेनी पड़ी। 12वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के खुरासान अभियान के विफल होने का प्राथमिक कारण क्या था? क्या था? मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति बदल गई और वहां शांति स्थापित हो गई, जिससे गठबंधन टूट गया। सी है इसका आंसर। देखिए, सुल्तान ने ईरान या मध्य एशिया के खुरासान क्षेत्र को जीतने के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की थी और उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दे दिया था। लेकिन वहाँ के शासक अबू सईद के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के साथ समझौता कर लेने के कारण वहाँ की स्थिति बदल गई, जिससे सुल्तान को यह अभियान बिना लड़े ही रद्द करना पड़ा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक का कराचिल अभियान आधुनिक भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? कराचिल एक्सपेंडिशन, यह है कुमाऊं गढ़वाल की पहाड़ियां, हिमालय क्षेत्र, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न, बी है इसका आंसर। देखिए, कराचिल अभियान जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड की पहाड़ियों यानी तिब्बत सीमा में स्थित स्थानीय राज्यों को अधीन करने के लिए भेजा गया था। शुरुआत में तुगलक सेना सफल रही, लेकिन पहाड़ों की विषम जलवायु, भारी वर्षा और स्थानीय जनजातियों के गुरिल्ला युद्ध के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गई। बर्नियर ने और इब्ने बतूता ने ये कहा कि केवल कुछ ही सैनिक जीवित लौट सके थे वहाँ से, उस अभियान से, पहाड़ी अभियान से। नंबर 14 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में सार्वजनिक रूप से भाग लेता था और अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान था? यही है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से अत्यंत सहिष्णु और बौद्धिक था। वह सूफी संतों और जैन विद्वानों जैसे कि जिन प्रभसूरी और राजशेखर के साथ चर्चा करता था। वह हिंदुओं के त्यौहार होली और दिवाली में भी शामिल होता था, जिसे समकालीन रूढ़िवादी इतिहासकारों ने इस्लाम विरोधी माना है। वो इतिहासकार है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम वर्षों में दक्षिण भारत में किन दो महान साम्राज्यों का उदय सल्तनत से अलग होकर हुआ? 1336 का समय है और दो भाइयों का नाम हरिहर और बुक्का। ठीक है, तो एक तो विजयनगर साम्राज्य है और दूसरा है बहमनी साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह हुए। इसी का लाभ उठाकर 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी तथा 1347 में 11वें साल में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यानी हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की नींव रखी थी। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर लिखा था, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई? किसने लिखा? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, 1351 में सिंध में थट्टा के पास विद्रोहियों का पीछा करते समय मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी विरोधाभासी और कष्टकारी योजनाओं के अंत पर टिप्पणी करते हुए इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी ने लिखा है, क्या लिखा है? सुल्तान को अपनी जनता से और जनता को सुल्तान से सुल्तान को अपनी जनता से, जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मतलब एक दूसरे को मुक्ति मिल गई, एक से दूसरे को। 17वां प्रश्न, अब यहाँ से जो कहानी स्टार्ट होगी वो फिरोज शाह तुगलक की होगी। फिरोज शाह तुगलक का समय 1351 से 1388। तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा। उसका पहला अभिषेक कहाँ संपन्न हुआ था? उसने 2 अभिषेक कराए थे। पहला अभिषेक हुआ था उसका थट्टा में यानी सिंध में, और फिर दूसरा अभिषेक उसने कराया दिल्ली आकर। तो पहला हुआ थट्टा में यानी सिंध में और सेकंड हुआ है दिल्ली में। पूछ भी लेते हैं प्रश्न कि किसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है सिंध यानी थट्टा में विद्रोह के दौरान हुई थी। सेना में फैले भ्रम और अशांति को दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक का पहला राज्याभिषेक 22 मार्च 1331 को थट्टा के निकट शिविर में ही हुआ था और बाद में उसने दिल्ली आकर अगस्त 1351 में दूसरा राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, सेना में भ्रम और अशांति फैल गई कि उनका तो सुल्तान मर गया, तो तुरंत शपथ लेता है फिरोज शाह तुगलक। 18वें नंबर का प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने सल्तनत काल के लगभग 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल कितने करों को शरीयत के अनुसार लागू रखा? 24 कष्टदायक कर उसने खत्म करके 4 कर ही
उसने चलाए रखे। बी है इसका आंसर। ठीक है, वो 4 कर थे। एक तो था खराज जो कि भूमि कर था, दूसरा था खुम्स, ठीक है, जो कि युद्ध में लूटा गया जो धन है वो उस पर वो था, और जजिया था मतलब गैर मुसलमानों पर, और एक था जक़ात। जक़ात हो गया मुस्लिमों के ऊपर धार्मिक कर। तो 4 बी है इसका आंसर। देखिए, रूढ़िवादी उलेमा वर्ग को प्रसन्न करने और प्रजा को राहत देने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत द्वारा गैर स्वीकृत सभी उपकरों यानी अवाब को समाप्त कर दिया। उसने केवल 4 प्रमुख कर लगाए: खराज जो कि भूमि कर, खुम्स जो कि है युद्ध की लूट का हिस्सा, और जर्जिया है गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर, और जक़ात है मुसलमानों पर धार्मिक दान कर। तो कौन क्या है, खराज क्या है, खुम्स क्या है, जजिया क्या है, जक़ात क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैच वैच करने के लिए पूछ लिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर 19 पर आ जाइए। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन सा था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था, जिसका पहले उन्हें छूट प्राप्त थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला फिरोज शाह तुगलक। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कड़े धार्मिक और रूढ़िवादी दृष्टिकोण का पालन किया। उसने ब्राह्मणों को भी जजिया कर के दायरे में ले लिया, जिसका दिल्ली सल्तनत के हिंदुओं ने कड़ा विरोध किया और भूख हड़ताल भी की, लेकिन सुल्तान टस से मस नहीं हुआ। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। एक छोटा सा अमाउंट है, वन टाइम पेमेंट है। फुल टेस्ट सीरीज जो है वो PDF फॉर्मेट में मिलेगी आपको। पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक द्वारा सिंचाई के लिए बनाई गई सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी थी जो यमुना से निकलती थी? देखिए, सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नहर जो थी जो यमुना से निकलती थी, फिरोज शाह तुगलक ने जो बनवाई थी वो थी उलुग खानी नहर। ठीक है, उलुग खानी नहर। और एक और नहर थी इससे छोटी इसके बाद, वो थी रजवाहा नहर। रजवाहा नहर जो है वो सतलुज से निकलती थी। ठीक है, वो सतलुज से निकलती थी। सतलुज के पानी को वो घग्गर तक ले जाती थी। तो ये है इसका आंसर। देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए नहरों का जाल बिछाया। ठीक है, इसमें सबसे प्रसिद्ध नहर उलुग खानी थी जो यमुना नदी से हिसार यानी हरियाणा तक जाती थी। इसकी लंबाई थी 150 मील। दूसरी बड़ी नहर रजवाहा थी जो सतलज नदी से घग्गर नदी तक जाती थी। 21वां प्रश्न है। नहरों के निर्माण के बाद फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई पर कौन सा नया कर लगाया था जो कुल उपज का 1/10 भाग होता था? ये था हक ए शर्ब, ठीक है, या हासिली शर्ब। देखिए, उलेमाओं की अनुमति से फिरोज शाह तुगलक ने उन किसानों पर एक नया सिंचाई कर लगाया जो शाही नहरों के पानी का उपयोग करते थे। इस कर को हक ए शर्ब कहा गया था, जो कुल उत्पादन का 10% यानी 1/10 लिया जाता था। 22वें नंबर का प्रश्न है। फिरोज शाह तुगलक ने दासों यानी स्लेव्स की देखरेख और प्रबंधन के लिए एक सर्वथा नए पृथक विभाग की स्थापना की थी। कौन सा था वो? देखिए, दास विभाग था ये, दीवाने बदगान। ऑप्शन नंबर सी। फिरोज शाह तुगलक को दासों का अत्यधिक शौक था। उसके शासनकाल में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 हो गई थी। बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, उनकी शिक्षा, भत्ते और रोजगार की व्यवस्था के लिए उसने दीवाने बदगान नामक एक नया विभाग बनाया था। नंबर 23, गरीब और अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की शादी व वित्तीय सहायता के लिए सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया विभाग का नाम क्या था? दीवाने अमीर को ही तो कृषि विभाग था, ये था दीवाने खैरात। ऑप्शन नंबर ए। परोपकारी कार्यों के अंतर्गत फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात, जो कि एक दान विभाग था, स्थापित किया। यह विभाग निर्धन मुस्लिम परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए अनुदान देता था और अनाथों की मदद करता था।
नंबर 24, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली में स्थापित दार उल शफ़ा वास्तव में क्या था? दार उल शफ़ा था एक मुफ्त खैराती अस्पताल और यूनानी चिकित्सा केंद्र। दार उल शफ़ा एक निःशुल्क औषधालय या अस्पताल था जहां कुशल हकीमों और डॉक्टरों द्वारा जनता का मुफ्त इलाज किया जाता था और राज्य की ओर से भोजन और दवाइयां दी जाती थीं। नंबर 25 है, फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के किन दो शिलालेखों या स्तंभों को उनके मूल स्थान से लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था? एक तो लेके आया वो टोपरा से, अंबाला से यानी हरियाणा से, और दूसरा लाया उत्तर प्रदेश के मेरठ से। बी है इसका आंसर। दोनों को दिल्ली में स्थापित करवाया क्रमशः, एक को फिरोज शाह कोटला में और दूसरे को दिल्ली रिज में। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक प्राचीन भारतीय कलाकृतियों से प्रभावित था। उसने खिजराबाद के पास टोपरा यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मेरठ से सम्राट अशोक के दो बलुआ पत्थर के स्तंभों को अत्यंत सावधानीपूर्वक बड़ी गाड़ियों में लदवाकर दिल्ली मंगवाया और उन्हें क्रमशः फिरोज शाह कोटला और दिल्ली रिज में स्थापित किया। ठीक है, टोपरा हरियाणा वाले को फिरोज शाह कोटला में और मेरठ वाले को दिल्ली रिज में। फिरोज शाह कोटला भी दिल्ली में ही है। नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? फिरोज शाह तुगलक यानी तुगलक डायनेस्टी का, तो जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फतेहाबाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, हिसार फिरोजा भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, मुरादाबाद नहीं है, ये मुगलों के द्वारा स्थापित किया गया था। डी है इसका आंसर। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की थी। इनमें मुख्य थे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फिरोजपुर और जौनपुर। जौनपुर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री है। जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी। मुरादाबाद की स्थापना मुगल काल में हुई थी। नंबर 27 है, फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के किस शासक के विरुद्ध 2 बार असफल सैन्य अभियान 1353 में और 1359 में किए, जिसके बाद बंगाल दिल्ली सल्तनत से पूरी तरह स्वतंत्र रहा? इसका उत्तर है शमसुद्दीन, इलियास शाह और सिकंदर शाह। फिरोज शाह तुगलक एक कमज़ोर सेनापति था। उसने बंगाल को पुनः जीतने का प्रयास किया, लेकिन इलियास शाह ने इकदला के किले में शरण ले ली। सुल्तान किले को भेदने में नाकाम रहा और वापस लौट आया। दूसरे अभियान में उसने इलियास के पुत्र सिकंदर शाह पर आक्रमण किया, लेकिन वह भी असफल रहा और संधि करनी पड़ी। 28, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा यानी जाजनगर के किस प्रसिद्ध मंदिर को क्षतिग्रस्त किया था और वहां की मूर्तियों को समुद्र में फेंक दिया था? यह था पुरी का जगन्नाथ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। 1360 ईस्वी में बंगाल से लौटते समय फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा जाजनगर पर आक्रमण किया। उसने वहां के शासक भानुदेव तृतीय को पराजित किया और पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और मूर्तियों को अपवित्र किया और भारी लूटपाट की। नंबर 29, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है नगरकोट ज्वालामुखी मंदिर पर आक्रमण के दौरान फिरोज शाह तुगलक को जो संस्कृत ग्रंथ मिले उनका उसने फारसी में अनुवाद किस नाम से करवाया? किस नाम से करवाया? दलायल ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। 1361 से 1365 के दौरान नगरकोट अभियान के समय सुल्तान को ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से 300 दुर्लभ संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुए। उसने प्रसिद्ध विद्वान अलाउद्दीन खालिद खानी द्वारा इन ग्रंथों का फारसी कविता में अनुवाद करवाया, जिसे दलायल ए फिरोज शाही नाम दिया गया। यह मुख्य रूप से दर्शन और नक्षत्र विज्ञान पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक ने सेना और प्रशासनिक पदों यानी एकता प्रणाली के संदर्भ में कौन सी प्रतिगामी नीति अपनाई? उसने क्या किया कि पदों को पूरी तरह से वंशानुगत बना दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर।
देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के विपरीत फिरोज शाह तुगलक ने सेना और प्रशासनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। यदि कोई सैनिक वृद्ध या बीमार हो जाता तो उसका पुत्र, दामाद या उनका दास उसकी जगह सेना में सेवा दे सकता था। इससे सेना की कार्यकुशलता अत्यंत कमजोर हो गई। होती वो तो ठीक है, क्योंकि सेना में चुनने चाहिए चुनिंदा सैनिक। ये थोड़ी कि दामाद की भर्ती हो रही है, रिश्तेदारों की भर्ती हो रही है। 31वें नंबर का प्रश्न है, किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर, द अकबर ऑफ द सल्तनत पीरियड कहा? किसने कह दिया? फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर किसने कह दिया? हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन। हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक के जन कल्याणकारी कार्यों जैसे कि बाग लगवाना, अस्पताल, सराय, नहरें बनवाना और प्रशासनिक सुधारों के कारण उसकी तुलना सम्राट अकबर से करते हुए उसे सल्तनत युग का अकबर कहा। हालांकि उसकी धार्मिक असहिष्णुता अकबर के विपरीत थी। नंबर 32, तारीख है फिरोजशाही और फतवाए जहांदारी नामक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ। बिल्कुल अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं। इनकी रचना तुगलक काल के किस प्रसिद्ध विद्वान ने की थी? तारीख है फिरोजशाही, जो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल का विवरण देती है, और फतवाए जहांदारी ये जो हैं ये जियाउद्दीन वर्नी की रचनाएं हैं। सी है इसका आंसर। जियाउद्दीन वर्नी फिरोज शाह तुगलक का समकालीन था और उसे सुल्तान का संरक्षण प्राप्त था। उसने तारीख फिरोजशाही में गयासुद्दीन तुगलक से लेकर फिरोज शाह के शासनकाल के शुरुआती 6 वर्षों का इतिहास लिखा है और फतवाए जहांदारी में सल्तनत के राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। नंबर 33 है, दिल्ली सल्तनत के किस एकमात्र सुल्तान ने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी फारसी में फुतुहात फिरोजशाही के नाम से लिखी थी? ऑटोबायोग्राफी तो खुद की लिखी फिरोज शाह तुगलक ने। सी है इसका आंसर। फिरोज शाह तुगलक जो है सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी। फुतुहात फिरोजशाही नामक इस संक्षिप्त ग्रंथ में उसने अपने सैन्य अभियानों के बजाय अपने प्रशासनिक सुधारों, जन कल्याणकारी कार्यों और धार्मिक नीतियों का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। अगला जो हेडिंग है वो है उत्तरवर्ती तुगलक और तैमूर का आक्रमण, यानी 1388 और 1414 के बीच में जो घटनाएं घटी उन पर प्रश्न होंगे। नंबर 34, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, फिरोज शाह की मृत्यु के बाद उसका पोता तुगलक खान यानी गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा, लेकिन वह एक अयोग्य और विलासी शासक साबित हुआ और 5 महीनों के भीतर ही सरदारों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 35 पर आ जाइए। तुगलक वंश के पतन के दौर में एक ही समय में दिल्ली सल्तनत में 2 सुल्तान समानांतर रूप से शासन कर रहे थे, एक दिल्ली से और दूसरा फिरोजाबाद से। वे 2 सुल्तान कौन थे? एक तो था नसरुद्दीन महमूद शाह और दूसरा था नुसरत शाह। देखिए, 1394 और 1398 ईस्वी के दौरान तुगलक साम्राज्य पूरी तरह विभाजित हो गया। फिरोज शाह तुगलक के 2 पोते खुद को राजा कह रहे थे। नसरुद्दीन महमूद दिल्ली से शासन कर रहा था, जबकि उसका चचेरा भाई नुसरत शाह पास ही फिरोजाबाद से शासन चला रहा था। दोनों अमीर गुटों की कठपुतली थे। नंबर 36 पर आ जाइए। तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद शाह के समय किस शक्तिशाली वजीर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना की थी? सरकी डायनेस्टी। ये था मलिक सरवर यानी
ख्वाजा जहां। देखिए, तुगलक साम्राज्य की कमजोरी का फायदा उठाकर मलिक सरवर नामक एक हिजड़े अमीर वजीर, जिसे सुल्तान ने मलिक उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी थी, उसने 1394 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र सरकी राजवंश की नींव रखी, जिसे बाद में भारत का सिराज कहा गया। जिसे का मतलब क्या है यहाँ पर? उत्तर प्रदेश का जौनपुर। चलिए 37वें नंबर का प्रश्न है, मध्य एशिया के क्रूर मंगोल आक्रांता अमीर तैमूर लंग ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था, जो तुगलक वंश के लिए अंतिम आघात साबित हुआ? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, समरकंद के शासक अमीर तैमूर ने दिसंबर 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक था। तैमूर की सेना ने दिल्ली में भयानक कत्लेआम और लूटपाट मचाई, जिससे दिल्ली सल्तनत पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई। ठीक है, तैमूर लंग ये पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसको तैमूर लंग कहा गया। 38वें नंबर का प्रश्न है, जब तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह और उसका वजीर मल्लू इकबाल दिल्ली छोड़कर कहाँ भाग गए? ये भाग गए गुजरात और मालवा। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, तैमूर लंग की विशाल सेना का सामना करने का साहस न होने के कारण सुल्तान नसरुद्दीन महमूद गुजरात भाग गया और उसका वजीर मल्लू इकबाल खान बुलंदशहर और मालवा में छिप गया। दिल्ली पूरी तरह लावारिस हो गई, जिसका फायदा उठाकर तैमूर लंग ने 15 दिनों तक लूटपाट की। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने भारत से वापस लौटते समय अपने विजित क्षेत्रों का गवर्नर किसे नियुक्त किया, जिसने आगे चलकर सैयद वंश की स्थापना की थी? तैमूर लंग ने भारत से वापस लौटते समय अपने विजित क्षेत्रों क्या क्या जीता? उसने जीता लाहौर, उसने जीता मुल्तान, दीपालपुर। जिसकी सहायता से जीता वो था खिज्र खान, जो सैयद वंश की स्थापना करेगा इसके बाद। देखिए, खिज्र खान ने भारत पर आक्रमण के दौरान तैमूर की सहायता की थी। तैमूर ने प्रसन्न होकर उसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त किया। तैमूर के जाने के बाद खिज्र खान ने दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास तेज कर दिया। बाद में 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए। तैमूर के आक्रमण के बाद निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत पर शासन किया? तो सैयद वंश ने किया, बी है इसका आंसर। तुगलक के बाद सैयद वंश पर ही चर्चा होगी। देखिए, तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद राजवंश ने भारत पर शासन किया। तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक राजवंश के नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी, जो मुल्तान के गवर्नर और भारत में तैमूर का डिप्टी था। अलाउद्दीन शाह इस राजवंश का अंतिम शासक था। किस राजवंश का? सैयद वंश का। जो पढ़ेंगे हम आगे। 41वें नंबर का प्रश्न है, नंबर 41। तुगलक वंश के अंतिम सुल्तान नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु किस वर्ष हुई, जिसके बाद आधिकारिक रूप से तुगलक वंश का अंत हो गया? तो इसकी मृत्यु तो 1412 में हो गई थी। 14 से 14 में खिज्र खां आ जाएगा, सैयद वंश की स्थापना हो जाएगी। नसरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु 1412 में हुई। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली के सरदारों ने दौलत खान लोधी को राजा चुना, लेकिन 1414 में खिज्र खान ने दौलत खान को हटाकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। अगला जो हेडिंग बनता है वो है तुगलक प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ढांचा। ठीक है, इसी से रिलेटेड टफ क्वेश्चन चलेंगे अब। तो नंबर 42, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में वली या मुक्ता का मुख्य कार्य क्या होता था? सुल्तान का अंगरक्षक होता था, शाही रसोई का मुख्य रसोइया, विदेशी विभाग का दूत, या इक्ता का गवर्नर जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था और राजस्व वसूलता था। वली या मुक्ता ये था इक्ता यानी प्रांत का गवर्नर जो कानून व्यवस्था बनाए रखता था और राजस्व वसूलता था। वली या मुक्ता।
देखिए, दिल्ली सल्तनत में प्रांतों को इक्ता कहा जाता था और इसके प्रधान को मुक्ता या वली कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने मुक्ता के वित्तीय खातों की जांच के लिए कड़े नियम बनाए और उनके सैन्य व नागरिक अधिकारों को पृथक करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का है। तुगलक काल में वास्तुकला की एक नई विशेषता सलामी शैली देखी जाती है, जिसमें दीवारें अंदर की ओर झुकी होती हैं। यह विशेषता किस शासक के भवनों में नहीं पाई जाती, पूछ रहा है। यहाँ एक इमेज आप देख रहे होंगे, सलामी शैली में बना हुआ है। एक तरह से मॉडर्न कमरा है, तो मॉडर्न रूम है, लेकिन कोई पुराना फोटो मिला नहीं इसका। इस तरह से देखिए, दीवार जो है कैसे जो है झुकी हुई है, तो ये सलामी शैली में बना हुआ है ये, ठीक है। तो सलामी शैली का प्रयोग किया गयासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने नहीं किया। तो सी है इसका आंसर। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद के किले में और मोहम्मद बिन तुगलक की इमारतों में ढलवा दीवारें यानी सलामी शैली पाई जाती है, जो मजबूती का प्रतीक थी। परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय इसकी इमारतों में यह ढलान गायब हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। नंबर 44 पर आ जाइए। किस तुगलक सुल्तान के काल को सल्तनत काल के वजीर का चरमोत्कर्ष यानी गोल्डन एज ऑफ द वजीरेट माना जाता है, जिसमें खान ए जहां मकबूल नामक वजीर को असीमित अधिकार प्राप्त थे? किस तुगलक सुल्तान का वो काल था जिसमें सल्तनत काल के वजीर का, जिसे सल्तनत काल के वजीर का चरमोत्कर्ष माना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नहरों का जाल बिछाने वाला फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक प्रशासन में पूरी तरह से अपने योग्य वजीर खान ए जहां मकबूल पर निर्भर था, ठीक है। और ये जो खान ए जहां मकबूल है, ये तेलंगाना का एक धर्म परिवर्तित ब्राह्मण था। सुल्तान उसे भाई कहता था। मकबूल के समय वजीर का पद अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। वित्तीय मामलों पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण था। 45वें नंबर का प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सूफी संत शेख शहाबुद्दीन को किस पद पर नियुक्त होने से मना करने के कारण प्रताड़ित किया और उसकी हत्या करवा दी? देखिए, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, वो सूफी संत शेख शहाबुद्दीन को पद दे रहा था मुख्य काजी का, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया, तो इसने उसको मार दिया। मोहम्मद बिन तुगलक चाहता था कि सूफी संत और उलेमा भी राज्य के प्रशासनिक कार्य और सरकारी पदों को स्वीकार करें। जब प्रसिद्ध संत शहाबुद्दीन ने सुल्तान की नीतियों को अधार्मिक बताते हुए सरकारी पद लेने से मना कर दिया, तो सुल्तान ने उसे किले की दीवार से नीचे फेंकवा दिया। नंबर 46वां प्रश्न ये है। तुगलकाबाद का किला तुगलक वास्तुकला का अत्यंत निर्मित तुगलक वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित ये तुगलकाबाद का किला और स्वयं गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा किस प्रकार की मुख्य ज्यामितीय योजना पर आधारित है? तुगलकाबाद का किला वर्गाकार है, वृत्ताकार है, पंचकोणीय है, अष्टकोणीय है? यह है अष्टकोणीय यानी ऑक्टागोनल, ऑप्शन नंबर ए। गयासुद्दीन तुगलक का जो मकबरा है वो कृत्रिम झील के बीच स्थित है और यह अष्टकोणीय है यानी ऑक्टागोनल है, ठीक है। इस मकबरे की ढलवा दीवारें और इसके ऊपर लगा सफ़ेद संगमरमर का गुंबद तुगलक वास्तुकला की अनूठी पहचान है। नंबर 47 पर आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित खिड़की मस्जिद और काली मस्जिद दिल्ली की, इनका निर्माण सुल्तान के किस अधिकारी द्वारा करवाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के काल में निर्मित खिड़की मस्जिद और दूसरी है काली मस्जिद दिल्ली की, खान ए जहां जूना शाह, ठीक है। ये वजीर खान जहां मकबूल का पुत्र था, भी है इसका आंसर। फिरोज शाह तुगलक के वजीर खान ए जहां जूना मकबूल के पुत्र खान ए जहां जूना शाह ने दिल्ली की 7 बड़ी मस्जिदों का निर्माण करवाया। इनमें खिड़की मस्जिद, काली मस्जिद और बेगमपुरी मस्जिद प्रमुख हैं।
ये मस्जिदें अपनी बहु गुंबदी योजना और किले नुमा द्वारों के लिए जानी जाती हैं। नंबर 48, इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के महल में दीवान एक खास में प्रवेश करने के लिए कितने द्वारों यानी गेट्स को पार करना पड़ता था जिन पर सशस्त्र सैनिक तैनात रहते थे? 3 द्वार थे, 5 द्वार थे, 7 द्वार थे, 9 द्वार थे? 7 द्वार थे। ठीक है, 7 अजूबे इस दुनिया में, सी है इसका आंसर। देखिए, इब्न बतूता ने सुल्तान के भव्य दरबार का वर्णन करते हुए लिखा है कि सुल्तान ने दर्शन के लिए 1000 सुतूर यानी 1000 खंभों वाले महल में 7 बड़े फाटक या द्वार पार करने होते थे। प्रत्येक द्वार पर रक्षक, मुंशी और कोड़े बरसाने वाले अधिकारी नियुक्त थे जो आने जाने वालों की सघन जांच करते थे। नंबर 49 पर आ जाइए। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के आसपास फलों की गुणवत्ता सुधारने और राज्य की आय बढ़ाने के लिए कुल कितने नए बाग लगवाए थे? कितने लगवाए थे? 1200 नए बाग लगाए थे। 1200 नए बाग लगवाए थे। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। कृषि सुधारों के हिस्से के रूप में फिरोज शाह ने दिल्ली और उसके आसपास 1200 नए फलों के बाग लगवाए थे। इसके अतिरिक्त उसने अलाउद्दीन के समय 30 पुराने बागों का जीर्णोद्धार भी किया था। इन बागों से राज्य को प्रतिवर्ष 1,80,000 टका की अतिरिक्त आय प्राप्त होती थी। अंतिम प्रश्न है, 50वें नंबर का प्रश्न है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किस राजवंश ने सबसे दीर्घकाल लगभग 94 वर्षों तक शासन किया था? तो इन 5 वंशों में सबसे ज़्यादा जो शासन किया वो 94 वर्ष शासन किया, इसी तुगलक वंश ने। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी राजवंशों में तुगलक वंश का शासनकाल सबसे लंबा था। इन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक शासन किया, यानी कुल 94 वर्षों तक शासन किया। इसके विपरीत सबसे छोटा शासनकाल है खिलजी वंश का, 30 वर्ष का शासनकाल। ये फैक्ट है, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो 50 प्रश्न ये कवर हो गए हैं, कवर कर दिया है इसमें हमने तुगलक वंश। तो गुलाम वंश कवर हो गया अपना, तुगलक वंश कवर हो गया, खिलजी वंश भी कवर हो गया। अब इसके बाद 2 वंश बचे, उनको कवर करेंगे। ठीक है, काफ़ी समय से स्टैटिक जीके चल रही है। इसके बाद करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स जो है 30 से 35 प्रश्न आते हैं 150 में से यूपीपीएससी में। ठीक है, तो करंट तो हमने जो कवर करा रखी है, फरवरी तक की अपनी कवर हो गई है। कई प्रश्न मार्च के भी कराए हैं, अप्रैल की भी कवर करा रखी है। ठीक है, तो मई, जून और एक बार बैक रिवीजन लगाएंगे पूरे 6 महीने का इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो बाकी की फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। ठीक है, पेड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है इन सभी वीडियोस की, 2 से 3 बार रीडिंग इनकी लगा लेना। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएगा यूपीपीसीएस का। और सी सेट की प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर के 10-12 वर्षों के पेपर से अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हल्की फुल्की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब एक हफ्ते में तो 1 ही लो 1 आध घंटा सी सेट को भी।